नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में इन दिनों प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ा हुआ है और शहर के कई इलाकों में घना स्मॉग दिखाई दे रहा है। आनंद विहार, अक्षरधाम, इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास सुबह के समय दृश्यता काफी कम रही। हवा में धुंध की मोटी परत दिखी, जिससे लोगों को सांस लेने में भारीपन महसूस हो रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार आनंद विहार और अक्षरधाम क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक 354 दर्ज किया गया, जिसे बहुत खराब श्रेणी में रखा गया है। वहीं इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास AQI 294 रहा, जो खराब स्तर का माना जाता है। प्रदूषण बढ़ने के कारण स्वास्थ्य विशेषज्ञ लोगों से मास्क पहनने, बाहर कम समय बिताने और सुबह की दौड़ या बाहरी व्यायाम से बचने की सलाह दे रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में सुबह से घनी धुंध और स्मॉग दिखाई दे रहा है। हाल ही में सामने आए वीडियो ITO क्षेत्र के हैं, जहां दृश्यता काफी कम रही। CPCB के आंकड़ों के अनुसार इस इलाके में AQI 326 दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। तो इस स्थिति के कारण लोगों को सांस लेने में कठिनाइयां हो सकती हैं और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बाहर कम समय बिताने और मास्क पहनने की सलाह दी है। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार उच्च बना हुआ है और लोगों को दमघोंटू हवा का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी में जहरीले स्मॉग की मोटी परत देखने को मिल रही है, जिससे विजिबिलिटी कम होने के साथ साथ सांस लेने में भी कठिनाइयां हो रही है। CPCB के आंकड़ों के अनुसार सोमवार सुबह 7 बजे राजधानी का औसत AQI 318 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। पिछले दिन यानी कि रविवार को भी हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में ही रही और पूरे हफ्ते भी इस स्तर पर बने रहने की संभावना जताई जा रही है। CPCB के शाम 4 बजे के आंकड़ों के अनुसार रविवार को 24 घंटे का औसत AQI 308 था, जबकि शनिवार को ये 330 तक पहुंच गया था। ग्रेटर नोएडा का AQI 290 दर्ज किया गया। दोनों क्षेत्रों में PM 2.5 का स्तर PM 10 से अधिक है और 37 दिनों से नोएडा की हवा खराब है। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार स्मॉग और धुंध के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतनी चाहिए और बाहर कम समय बिताना चाहिए। तो दिल्ली NCR इस वक्त जहरीली हवा की चपेट में नजर आ रहा है। हर तरफ धुंध जैसी एक मोटी परत प्रदूषण की साफ तौर पर देखी जा सकती है। लोगों को सांस लेने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से भी लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि जितना हो सके उतना कम समय घरों से बाहर निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि घर के अंदर ही रहें। तो लोगों को सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन की शिकायत भी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार देखने को मिल रहा है कि स्थितियां काफ़ी गंभीर बनी हुई हैं और फिलहाल लोगों को इस प्रदूषण से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, क्या स्थिति बताई जा रही है? लगातार देखने को मिल रहा है कि प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता ही जा रहा है। किसी भी तरह की कोई राहत मिलती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों की संख्या में भी इजाफा यहाँ पर दर्ज किया गया है और लगातार लोगों से अपील की जा रही है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों से, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर पर ही बिताएं। इस प्रदूषण की स्थिति में घरों से कम ही बाहर निकलें। बिल्कुल, देखिए साहिल, बात करूं नोएडा, ग्रेटर नोएडा की, तो कहीं ना कहीं जो उम्मीद लगाई जा रही थी, जो कयास लगाया जा रहा था कि प्रदूषण में लगातार जो कार्य चल रहे हैं प्रदूषण कम करने के, वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन प्रदूषण कम होने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो ये हवा है, जो हवा की श्रेणी है, ये लगभग जहर बन चुकी है। आप लोग नोएडा में रह रहे हैं तो आप जहर अपने अंदर एक जहर हवा सांस ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है सबसे ज्यादा जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो बच्चों को और बुजुर्गों को करना पड़ रहा है। जो रोजमर्रा की जिंदगी में कमाने वाले लोग हैं उनको करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार जो कयास लगाया जा रहा था वो एक तरफ कामयाब नहीं होता दिख रहा है। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से बहुत सारी कोशिशें चल रही है, स्मोक गन लगाए गए हैं, 80 से ज्यादा टैंकर चलाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रदूषण बन रहा है यहाँ पर नोएडा में या ग्रेटर नोएडा में, तो ये 1 करोड़ 20 लाख जो गाड़ियां चल रही है, प्रदूषण विभाग प्रदूषण वाहन जो है ये लगातार प्रदूषण बनाए हुए हैं। जो सड़कों पर धूल उड़ रही है उससे लगातार प्रदूषण बना हुआ है। जो पड़ोस का राज्य में पराली जलाई गई थी उसका जो धुआं है वो हमारे राज्य में आ रहा है, उसकी
जिसकी वजह से प्रदूषण बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कम होने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद का लोनी में सबसे ज्यादा प्रदूषण देखने को मिला। नोएडा की बात करें, नोएडा के सेक्टर 125 में सबसे ज्यादा एक्वाई देखने को मिला। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में सबसे ज्यादा एक्वाई देखने को मिला। लखनऊ की राजधानी में सबसे ज्यादा प्रदूषण देखने को मिला। कल इतवार था, संडे था, सभी लोगों ने जो हर बार हर हफ्ते प्रोग्राम बनाते थे बाहर घूमने का, मॉल में जाने का, बच्चों के साथ घूमने का, कल देखा गया है कि ज्यादातर परिवार अपने घर पर ही रह के अपने आप का बचाव किया। जी बिल्कुल। और अरबाज, जिस तरीके से कई सारे यहाँ पर कारक हैं जो कि इस प्रदूषण को प्रभावित कर रहे हैं, चाहे वो वाहनों से निकलने वाला धुआं हो या जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पड़ोसी राज्यों में जो पराली जलाई गई उसका भी धुआं इस वक्त एक बड़ा कारण यहाँ पर माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर साल इसी परेशानी का सामना दिल्ली एनसीआर में करना पड़ता है। लगातार देखने को मिलता है कि जो ये मौसम जब परिवर्तित होता है तो इस तरीके की स्थितियाँ बन जाती है और गंभीर स्थितियाँ हर साल देखने को मिल रही हैं। उसके बावजूद जो प्रशासन है तमाम प्रयास यहाँ पर जरूर कर ले, लेकिन स्थितियां जस की तस हैं और लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अरबाज, बिल्कुल, सबसे ज्यादा जो परेशानी का सामना करना पड़ा है वो नोएडा वासियों को करना पड़ा, एक आम आदमी को करना पड़ा है, क्योंकि जो जिला प्रशासन है या शासन है, जो भी नोएडा प्राधिकरण है, कहीं ना कहीं जो इनके दावे हैं, वादे हैं, वो एक तरफा फेल नजर होते दिख रहे हैं। क्योंकि ये लोग इसी वक्त जब प्रदूषण इसका स्तर बढ़ा रहता है तभी लोग ये अपना स्मोक गन चलवाते हैं, पानी का छिड़काव करवाते हैं, ऑटोमेटिक बारिश करवाते हैं, लेकिन ये पहले से कोई तैयारी नहीं रखते हैं। आपको बता दूं, अगर आप बाहर घूमने निकले तो आप पेड़ों को देखेंगे, पेड़ों का जो रंग होता है हरा, वो बिल्कुल बदल चुका है। जो पत्ते हैं वो बिल्कुल सफेद हो चुके हैं। कहीं ना कहीं शिकायतों का सामना आम आदमी को करना पड़ा है। हॉस्पिटल की बात करूं तो हॉस्पिटल में जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे कि फेफड़ों की परेशानी, सांस की परेशानी, आंखों में जलन, ये सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। हाँ, कहा जा सकता है कि आप लोग मास्क लगा कर निकले, लेकिन मास्क आदमी एक वक्त में कब तक लगा सकता है? कब तक पूरे दिन मास्क, जो बाहर काम करने वाला है वो कब पूरे दिन मास्क कैसे लगा सकता है? जी बिल्कुल। और अरबाज, क्योंकि ज़रूरी कामों के लिए लोगों को बाहर निकलना अनिवार्य होता है और यही वजह है कि लोग अपने घरों से काम के सिलसिले में बाहर भी निकलते हैं। खासकर जो फील्ड वर्क वाले लोग हैं उनके लिए इस वक्त ये दमघोंटू हवा खासा परेशानियां यहाँ पर खड़ी कर रही है और लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि मौसम में परिवर्तन यहाँ पर जब से देखने को मिला है तब से लगातार स्थितियाँ गंभीर बनी हुई है पूरे दिल्ली एनसीआर में। नोएडा, ग्रेटर नोएडा की अगर हम बात करें तो लगातार AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। हालांकि तमाम प्रयास यहाँ पर प्रशासन कर रहा है, तमाम प्रयास करने के दावे यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन वो सभी दावे इस वक्त फेल हैं क्योंकि स्थितियाँ गंभीर हैं और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर बीमारियों का सामना भी यहाँ पर करना पड़ रहा है। बल्कि अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि जो लोग स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं वो इस वक्त दिल्ली और एनसीआर से बाहर निकल जाएं, यानी दूसरे राज्यों में चले जाएं। इस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है और अभी कोई राहत भी मिलने की उम्मीद यहाँ पर जताई नहीं जा रही है। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों को इतना परेशानी हो रही है कि वो यहाँ से जाने के लिए मजबूर हो रहा है। कहीं ना कहीं जैसे एक आम आदमी है या नोएडा वासी है, वो लगातार ट्विटर पे शिकायतें भेज रहा था, वो समीर ऐप पर शिकायतें भेज रहा था, लेकिन उसका कोई निवारण नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से वो काफी नाराज थे कि सुनवाई नहीं हो पा रही है। प्रदूषण विभाग की बात करूं तो प्रदूषण विभाग लगातार प्रयास भी कर रहा है, नोएडा प्राधिकरण भी लगातार प्रयास कर रहा है। अभी 2 दिन पहले 15 लाख का जुर्माना भी उसने लगाया है। ग्रैब लागू करने के बाद लगभग 15 लाख का उसने जुर्माना भी लगाया है, जो अवैध तरीके से खुले में डस्ट फैला रहे थे, डस्ट डाल रहे थे, कूड़ा जला रहे थे। लेकिन साहिल, आने वाले ये जो ठंड है, क्योंकि लगातार प्रदूषण तो बढ़ रहा है, साथ ही साथ ठंड भी बढ़ रही है, तो लोगों को खासा नुकसान, दोनों ही स्वास्थ्य पे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड भी बढ़ रही है एक तरफ और एक तरफ प्रदूषण भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एक आम आदमी पर जो परेशानी है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। और अरबाज, मौसम विभाग की तरफ से क्या किसी तरह की कोई उम्मीद जताई गई है कि इस प्रदूषण से यहाँ पर आने वाले समय में राहत मिलने की कोई गुंजाइश यहाँ पर दिखाई पड़ रही है?
देखिए, मौसम विभाग की तरफ से अभी जानकारी मिली है कि 2-4 या लगभग 1 हफ्ते के अंदर-अंदर बारिश पड़ने की संभावना है। अगर बारिश पड़ जाती है तो कहीं न कहीं जो ये मौसम में एक ज़हर घुल चुका है, हवा में जो ज़हर घुल रहा है जिसकी वज़ह से हम साँस ले रहे हैं और लगभग एक बार साँस लेने पर 10 सिगरेटों का धुआँ अपने अंदर एक साथ ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसपे असर पड़ सकता है। लेकिन मौसम विभाग ने सिर्फ जानकारी दी कि हो सकता है कि बारिश पड़ जाए, लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो कहीं न कहीं जो नोएडा वासी है, जो आम आदमी है या जो मतलब जो लोग रहने वाले हैं, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि और लोग मजबूर हो रहे हैं घर से बाहर निकलने के लिए ना मजबूर लोगों ने अपने घर पर एयर प्यूरिफायर लगा दिया गया है। लोग मास्क लगा रहे हैं। बच्चे जो कल संडे था, लोग घर से बाहर नहीं निकले हैं, कहीं घूमने नहीं गए हैं, बच्चों के परिवार के साथ अपने घर में अपने आप को सुरक्षित रखा है। वही बात करूं मैं सुबह को जो बुजुर्ग जो महिलाएं सुबह को पार्क में जाकर सैर करती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं या एक्सरसाइज करती हैं, तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि काफी दिनों से पार्क भी खाली पड़े हैं। लोग मजबूर हो गए हैं घर में ही रहने के लिए, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जी चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त दिल्ली एनसीआर में आबो हवा बेहद जहरीली हो गई है, लोगों के लिए ये प्राण घातक साबित हो रही है, खासकर स्वास्थ्य संबंधी मरीजों के लिए। तो इस वक्त दिल्ली एनसीआर मौत का चैम्बर बना हुआ है। लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सलाह दी जा रही है कि जो भी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से ग्रसित हैं वो इस वक्त दिल्ली एनसीआर से बाहर चले जाएं। ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, सब जगह एक ही जैसी स्थिति इस वक्त नजर आ रही है और गंभीर श्रेणी में प्रदूषण इस वक्त देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। इंडिगो एयरलाइंस की कई उड़ानों में देरी और कुछ सेवाओं को अस्थायी रूप से रोकने की स्थिति के बीच यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कदम उठाया है। यात्रियों को यात्रा में कोई कठिनाई ना आए, इसलिए देश के विभिन्न रूटों पर विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। इन ट्रेनों का उद्देश्य उन लोगों के लिए वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराना है जिनकी उड़ानें प्रभावित हुई हैं, ताकि वो आराम से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। दिल्ली सहित देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में बड़ी रुकावट आई है और दिल्ली एयरपोर्ट से कुल 134 उड़ानें रद्द की गई हैं, जिससे यात्रियों को गंभीर असुविधा का सामना करना पड़ा है। तो वहीं अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 18 और कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट पर 127 फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं। इस वजह से कई यात्री अपने शेड्यूल के अनुसार यात्रा नहीं कर पाए और एयरलाइन ने प्रभावित यात्रियों के लिए विकल्प और वैकल्पिक व्यवस्थाओं की जानकारी दी है। वहीं नोएडा के सेक्टर 116 में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे और पार्टी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विस्तृत बैठक की। इस बैठक में एसआईआर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और क्षेत्र में चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। ब्रजेश पाठक ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार हर गली, हर बूथ और हर जिले में पहुंच रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि मतदाता सूची पूरी तरह साफ, निष्पक्ष और पारदर्शी बने। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता गंभीरता से काम कर रहे हैं और हर स्तर पर सक्रिय हैं, ताकि चुनाव से पहले सभी आवश्यक तैयारियां सही ढंग से पूरी हो सकें। आज उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी गलियों में, सभी बूथों पर, सभी जिलों में जा रहे हैं। आज गौतम बुद्ध नगर जनपद में महानगर व जिले की बैठक में हम सब ने समीक्षा बैठक की है और जो शेष कार्य रह गया गणना प्रपत्र भार भरने का, वो 100% पूरा करने के लिए लक्ष्य तय कर दिया है और इसी प्रकार हमारे सभी कार्यकर्ता भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों को पूरा करने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी मतदाता सूची बने, इसके लिए लगातार काम। वहीं हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र में एक युवक ने नशे के पैसे न मिलने पर अपने कमरे में खुद को पंखे से लटकाने की कोशिश की और उसका वीडियो भी बनाया। परिवार के लोगों को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, उन्होंने काफ़ी मेहनत कर युवक को नीचे उतारा। स्थिति गंभीर होने पर तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। परिवार और अस्पताल, वहीं आसपास के लोग इस घटना से सदमे में हैं और युवक की हालत पर लगातार नज़र बनाई जा रही है। उधर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन अब जनवरी के बाद ही होने की संभावना है, क्योंकि अभी डीजीसीए से लाइसेंस नहीं मिला है। विकास की टीम ने एयरपोर्ट से जुड़े कई बिंदुओं की जांच की थी, जिनमें कुछ कमियां सामने आई। इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर डीजीसीए ने फिलहाल एरोड्रम लाइसेंस जारी किया है। माफ़ कीजिएगा, ये लाइसेंस अभी फिलहाल जारी नहीं हो पाया है और लाइसेंस न मिलने के कारण उद्घाटन की सभी तैयारियां, साथ ही प्रस्तावित रैली की योजनाएं भी रोक दी गई हैं।
अब आगे की प्रक्रिया जांच पूरी होने पर और लाइसेंस मिलने के बाद ही बढ़ सकेगी। उधर मुजफ्फरनगर की शहर कोतवाली में शनिवार को देहरादून के रहने वाले रुतेश कुमार और वैशाली पहुंचे और उन्होंने पुलिस को बताया कि वो साथ रहना चाहते हैं और किसी तरह का दबाव नहीं झेलना चाहते। दोनों ने पुलिस को स्पष्ट किया कि परिवार में मतभेद होने की वजह से वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं और पिछले 4 साल से एक दूसरे को जानते हैं। युवक के घर वालों ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया है, लेकिन युवती ने परिवार के इस रिश्ते पर आपत्ति जताई है। युवती का कहना है कि उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और तय करना चाहते हैं, जबकि वो इस संबंध को अपनाना चाहती है। शनिवार को परिवार में तनाव बढ़ने के बाद युवती घर से बाहर निकलकर सीधे युवक के पास पहुंची। मामले की जानकारी युवक के जीजा को मिली और उन्होंने दोनों को शांत किया, साथ ही सुरक्षित रूप से कोतवाली ले आए। वहां दोनों ने पुलिस से सुरक्षा और कानूनी सहायता का अनुरोध किया। पुलिस ने उनकी बात सुनी और दोनों परिवारों से संपर्क कर बातचीत शुरू कर दी है, ताकि मामले का समाधान शांतिपूर्वक तरीके से निकाला जा सके। मैं देहरादून की रहने वाली हूँ और हरिद्वार आई थी घर से भाग के। तो फिर मैंने इनको कॉल की, ये आए वहाँ। तो फिर हम यहाँ दोनों साथ आए। तो फिर हमने सुसाइड करने की कोशिश करी, तो भैया हमें वहाँ से ले गए बचा के। तो इतना देखिए, आप बता रहे हैं कि हमने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं आप? क्योंकि कोई मान नहीं रहा है शादी के लिए, घर वाले भी, और घर वाले मारते छेड़ते हैं, इस वजह से नहीं रहना घर में। वहीं मुजफ्फरनगर के मिमलाना गांव में 15 वर्षीय एक नाबालिग छात्रा 2 दिन से लापता है। बच्ची स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, जिसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल पाया। परिजनों ने चिंता व्यक्त करते हुए सिटी कोतवाली में धरना शुरू कर दिया और आरोप लगाया कि पुलिस उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दे रही है। परिवार का कहना है कि बच्ची का अपहरण किया गया है और उन्होंने एक युवक सहित 4 लोगों को इस घटना में शामिल होने का शक बताया। स्थिति की जानकारी मिलने पर सीओ सिटी सिद्धार्थ मिश्रा मौके पर पहुंचे और परिवार से बात की। परिजन बच्ची को जल्द से जल्द खोजने और कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और छात्रा की तलाश भी लगातार जारी है। सर, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर पा रहा। एसपी के ऑर्डर के मुताबिक भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। क्या हुआ, क्या मामला है? मामला ये था जी कि 5 तारीख की सुबह को मेरी बच्ची छोटू राम स्कूल में महावीर चौक पे रेगुलर जाती थी। तो जैसे वो स्कूल के लिए गई तो फिर घर वापस नहीं लौटी जी। वो टाइम पे हमने बहुत इंतजार करा। इंतजार करने के बाद में हमें फिर बाद में सूचना मिली कि गांव के ही लड़का मुद्दस्सिर, बाप का नाम हसरत, ठीक है जी, तो उसने अज्ञात 4 लड़कों को लेकर उसका अपहरण कर लिया था जी। शहर कोतवाली की पुलिस को सूचना मिली कि मिमलाना गांव की एक लड़की जो है वो गुमशुदा हो गई है। उनके परिजनों द्वारा ये सूचना मिली। इस सूचना के आधार पे एक अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है, टीम्स का गठन किया जा चुका है और लड़की को ढूंढने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। धरना भी चल रहा था कोतवाली में भी हिंदू संगठनों में। धरना भी इसी चीज से संबंधित था, लड़की को जल्दी बरामद करने के लिए। उसके लिए पुलिस पूरी तरह से कार्यरत है और जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई की जाएगी। उधर नोएडा साइबर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम अर्जुन सिंह, पंकज गुप्ता, रुपेंद्र और तेजपाल है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी कुछ दिन पहले हुई 12 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में शामिल रहे थे। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने कई बैंक खातों को फ्रीज किया था। आरोपियों का तरीका ये था कि वो स्थानीय लोगों से संपर्क करते और उन्हें कमीशन देने का लालच देकर फर्जी जीएसटी प्रमाण पत्र और कंपनियों के नाम से कागज तैयार करवाते। इसके बाद वो इन नामों पर करंट खाते खुलवाते और उन खातों के माध्यम से भारी रकम ट्रांसफर कर ठगी करते थे। पुलिस ने छापे के दौरान इनके कब्जे से 60 बैंक खाते, 5 आईफोन और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस ने चारों आरोपियों को बोटानिकल गार्डन इलाके से पकड़ा। साइबर थाना अधिकारियों का कहना है कि इस गिरोह ने बड़े पैमाने पर लोगों को निशाना बनाया था और जांच में और भी जानकारियां सामने आ सकती हैं। थाना साइबर क्राइम गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो करीब 1 साल से साइबर ठगों को बैंक अकाउंट्स उपलब्ध करा रहे थे, जिसमें साइबर ठगी की धनराशि प्राप्त की जा रही थी। हाल में गौतम बुद्ध नगर में एक इन्वेस्टमेंट स्कैम हुआ था, जिसमें पीड़ित से करीब 12 करोड़ की साइबर ठगी की गई थी। इन 4 अभियुक्तों की उस ठगी में भी भूमिका पाई गई है। पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि ये अभियुक्त चाइना में बैठे साइबर ठगों को बैंक अकाउंट्स उपलब्ध करवा रहे थे। चारों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।